नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्ष ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है साइंस जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे है। सो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से वृद्धिवर्धक हार्मोन्स है या फिर किसे कहा जाता है? वृद्धि मतलब होता है ग्रोथ, जो कि अब देखिए यहाँ पास भी ऑप्शन यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें या एब्सिसिक अम्ल की बात करें या फिर एथिलीन एसिड की बात करें, ये सभी जो हार्मोन्स हैं ये पादप हार्मोन्स हैं। किसमें हार्मोन्स हैं? पादप हार्मोन्स। तो पहला हमारा जो पॉइंट ये बनेगा कि सभी हार्मोन्स जो हैं किसमें आएंगे? पादप हार्मोन्स में आएंगे। क्लियर? अब यहाँ पास बात हो रही है किसकी? ग्रोथ की, मतलब वृद्धि की। तो जो पौधों में वृद्धि के लिए हार्मोन्स होता है वह होता है ऑक्सीजन हार्मोन्स। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि जिसकी वजह से पौधों में क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पास पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? तो जैसे ऑक्सीजन हार्मोन हो गया, जिबरेलिन हार्मोन हो गया, ठीक है, एब्सिसिक हार्मोन्स हो गया, ठीक, ये सभी हार्मोन्स और साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स जो हैं पौधों में पाए जाते हैं। तो सभी हार्मोन्स को आपको ध्यान में यहाँ पास रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन को लेकर चलें तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है अर्धसूत्री विभाजन, सेकंड दिया है असूत्री विभाजन, या फिर दोनों, या फिर नॉन ऑफ दिस करके। ठीक है, देखिए यहाँ पास लैंगिक जनन के लिए क्या होता है? लैंगिक जनन में मेल व फीमेल दोनों का रिप्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, मतलब दोनों के संयोजन के फलस्वरूप जो नई संतति उत्पन्न होती है, नए संतति या जीव का निर्माण होता है, कर सकते हैं, वह लैंगिक जनन है। लेकिन यहाँ पास टू टाइप्स में दिया है, अर्धसूत्री विभाजन व असूत्री विभाजन। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन जाएगा किसमें चला जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पास अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता कैसे आती है? विभिन्नता का मतलब होता है वेरिएशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएशन इसको कहा जाता है। ठीक है ना, वेरिएशन। अब देखते हैं यहाँ पास जीवों में विभिन्नता उत्पन्न कैसे होती है। ऑप्शन को लेकर चलते हैं तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है? अलैंगिक जनन द्वारा, या फिर लैंगिक जनन द्वारा, या फिर बीजाणु निर्माण द्वारा। ठीक है, बीजाणु निर्माण द्वारा या फिर वर्धित जनन द्वारा इसमें दिया है। तो देखते हैं यहाँ पास इस क्वेश्चन जो सटीक ऑप्शन यहाँ पास बैठेगा वो किसमें चला जाएगा? जल्दी से कमेंट्स करेंगे अपना। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन जाएगा किसमें चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें लैंगिक जनन द्वारा क्या होता है? जीव में विभिन्नताएं मतलब वेरिएशन उत्पन्न होती है। अच्छा ये बताइए विभिन्नताएं का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे इन्वायरमेंट में कई प्रकार से जीव पाए जाते हैं जो कि क्या है, अपनी प्रजाति से कुछ काफ़ी डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, है ना। तो इस सभी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं विभिन्नताएं। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है आपकी स्क्रीन पर, ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता, ठीक, कम होगी, अधिक होगी, या फिर समान होगी, या फिर बहुत अधिक होगी। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन की अपेक्षा बात पूछी जाए किसकी? कार्बन की, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी इसका? जल्दी से कमेंट देंगे अपना, तो हो जाएगा यहाँ पास कम। इसको कॉपी में ध्यान नोट कर लेंगे यहाँ पास। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होनी चाहिए? तो हम बताएंगे कम होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, अमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, अम्ल से सुरक्षित रहती है, इसका क्या कारण है? ठीक है, अम्ल से ये सुरक्षित रहती है तो इसका क्या कारण है? तो हमको बताना है कि भाई पेप्सिन हो सकता है क्या, ठीक, या फिर म्यूकस, या फिर लार के लाइपेज, के कारण होता है। क्या बताएंगे यहाँ पास? इस क्वेश्चन जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा किसमें चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में चला जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, म्यूकस। इसको हम लॉक करेंगे यहाँ से। मेरी बात समझ रहे हैं? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कांसा है एक मिश्र धातु, इसको आप मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है और मेरे ख्याल से आप सभी को इसके बारे में पता है। कांसा है क्या? तो हम लगाएंगे यहाँ पास, कांसा जो होता है एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, अच्छा ये मिश्र धातु मतलब जो कांसा है, मिश्र धातु किसका है? आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये कांसा जो है, मैंने आपको बता दिया क्या है, मिश्र धातु है, लेकिन किस किस धातु का ये मिश्रण से बनता है ये। ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन अगला, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? ठीक, स्टेनलेस स्टील जो है ये किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन। ठीक है, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, और ये निकिल का क्या है? एक मिश्रण होता है हमारा
कौन? स्टेनलेस स्टील। ठीक है ना। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है सौर ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जो, अब देखिए यहाँ पास एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में ये रूपांतरण हो रहा है, तो हमको बताना है कि सौर ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ऑप्शन को यहाँ पास लेकर चलते हैं। पहला इसमें दिया है ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा उसको गतिज में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकता है ना, गतिज में कन्वर्ट कर सकता है। और ठीक है, इसको हमारा तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। सेकंड ऑप्शन लेकर चले यहाँ पास, सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को ये स्थितिज ऊर्जा में भी नहीं ट्रांसफर करेगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सौर ऊर्जा है भाई, सौर ऊर्जा तो स्टार्टिंग में है ये, लेकिन इसको बदल किस में रहा है ये, तो विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है यहाँ पास जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवाश्म में क्या होता है, वनस्पति और जीवों का कई वर्षों के अंतर भूमि के नीचे दब जाने से वह क्या होते हैं, जीवाश्म के रूप में तब्दील हो जाते हैं। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको रूपांतरित रूप को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, क्योंकि वह ईंधन के रूप में बदलता ही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन को लेकर चलें तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता ऑप्शन में कि होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे इसमें अपना पहला होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाई कोयला भी क्या है, एक जीवाश्म में आता है, पेट्रोलियम भी क्या है, एक जीवाश्म में है, और प्राकृतिक गैस भी क्या है, दोनों के फलस्वरूप जो गैस प्राप्त होता है वो हमारे प्राकृतिक गैस में जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि इसमें बायोगैस आएगा, ना कि इसमें ज्वारी ऊर्जा वाला आएगा, और ना इसमें पवन ऊर्जा का आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बढ़ते उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला यहाँ पास पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यदि हम बात पृथ्वी करें कि इस पर जो है एनर्जी का प्रमुख स्रोत क्या होना चाहिए, प्रमुख सोर्स क्या होना चाहिए, देखें ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा होना चाहिए, विद्युत ऊर्जा हो ही नहीं सकता है। चुंबकीय की बात करें तो भी ऑप्शन में जा नहीं सकता ये। ठीक है, पवन की बात करें तो ये नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन पवन ऊर्जा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ये ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, पृथ्वी पर ये ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पास सौर ऊर्जा को लेकर चलें तो इसकी यहाँ पास सबसे ज़्यादा हमको समझने मिलेगा, व्याख्या समझने में इसको मिलेगा। सौर ऊर्जा क्या सर्वाधिक है, तो ऑप्शन हमारा यही पास होना चाहिए। क्लियर, ठीक है ना। यदि हाँ सौर ऊर्जा अगर हमारा यहाँ पास ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पास पवन ऊर्जा को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लास हर पल आपके लिए तैयार तत्पर। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है यहाँ पास, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि भाई लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बढ़ता हुआ क्रम आकार में कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास यदि हम पीरियोडिक टेबल को लेकर चलें, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को लेकर चलें, तो इसमें हमको क्रम कैसा मिलेगा और किसमें बोला गया है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यहाँ पास तो देखते हैं, यहाँ पास सबसे पहले जो आता है उसमें हमारा आएगा लिथियम आएगा, सेकंड पे आएगा सोडियम आएगा, उसके बाद आएगा पोटेशियम। तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, इसको ध्यान में आपको रखना है। अगला यहाँ पास वृक्क की इकाई क्या है, यहाँ पास इकाई के मतलब पूछा गया है सबसे छोटी यूनिट कौन सी उसमें का। ठीक है, बोमन संपुट, नेफ्रॉन, मूत्र नलिका या फिर मूत्राशय। यहाँ पास 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है, सटीक ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क की जो यहाँ पास सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। मतलब कई नेफ्रॉन से मिलकर क्या एक रेडी होता है, तो होता है वृक्क एक रेडी होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पास पीएच मान से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होते भी आ रहे हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार रिपीट भी कराया है। पीएच पैमाने की खोज की बात की जाए तो इसके जो खोज का श्रेय जाता है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक को। किसको जाता है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक को। मैंने इसको कई बार रिपीट भी कराया, ध्यान में आपको रखना है ना। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के लिए किया था, कब किया था, तो 1909 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पास बात हो रही है फिलहाल किसकी, अम्ल की, कि भी अम्ल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, या फिर 7 होगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा किसमें चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है ना, 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर वह क्षार की स्थिति मतलब बेस की स्थिति में चला जाता है। और यदि सिर्फ 7 ही बस बता रहा है, वहाँ पास हमको 7 बस बता रहा है, तो किस में चला जाएगा, वो उदासीन में जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब बढ़ते उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला।
अगला यहाँ पास आँख में प्रतिबिंब, क्या पूछे इसमें, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस में बनता है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है यहाँ पास कि भाई जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वो किस में बनता है, आइरिस में बनेगा, कार्निया में बनेगा, या फिर पुतली में बनेगा, या फिर रेटिना में बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वो किसमें बनता है, तो वो बनता है रेटिना में। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन से मतलब इस क्वेश्चन के ऑप्शन से एक क्वेश्चन और बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पास, यदि हमसे ये पूछा जाता कि भाई आँख में जो उपयोग में लाए जाने वाले पार्ट्स है, कौन से पार्ट्स को उपयोग में लाया जाता है, तो हमको बताना है कि आँख का जो ये कार्निया वाला पार्ट्स होता है इसी को उपयोग में लाया जाता है, इसी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में आपको रखना है, कॉपी में एक चीज़ को नोट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, लसिका और रुधिर किस ऊतक के उदाहरण हैं। यदि बस मैं आपसे यही पूछता कि भाई ये बताइए कि ये रुधिर क्या होता है, तो आप बताते कि भाई ये रुधिर जो होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, मतलब ये क्या करता है, ये जोड़ने का कार्य करता है। आप ही बताते तो भाई ये लसिका भी क्या है, इसी के साथ में भी फिलहाल अटैच है, एक ही क्वेश्चन से बना हुआ है ये। तो भाई ऑप्शन यहाँ पास चला जाएगा किसमें, ये चला जाएगा यहाँ पास संयोजी ऊतक के साथ में। लसिका और रुधिर जो है ये किस में आएगा, तो ये चला जाएगा संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है ना, अब उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास रुधिर में रुधिर को जमाने में सहायक है। ठीक है, अब रुधिर को जमाने के सहायक है मतलब यहाँ पास थक्का आप थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक है, ऐसा ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन इसमें। आरबीसी मतलब इसका फुल फॉर्म होता है राइट ब्लड कॉर्पस, डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड कॉर्पस, और साथ में दिया है रुधिर प्लेट्स, और ऑप्शन फोर्थ दिया है नॉन ऑफ दिस करके। ठीक है, यहाँ पास चलो मैं सबसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट से यहाँ पास जो भी मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ वो सब चीज़ आपको बता देता हूँ पहले। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पास नहीं हो सकता है, न कि सेकेंड हो सकता है, थर्ड इसका सटीक ऑप्शन बैठेगा। रुधिर प्लेट्स क्या करता है, थक्का जमाने में हमारा सहायक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ एंजाइम भी इसमें सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम थ्रोम्बिन की बात करें, प्रोथ्रोम्बिन की बात करें, फाइब्रोनोजन की बात करें, या फिर रेजिन की बात करें, ये सभी जो है एंजाइम्स क्या हैं, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ठीक, एंजाइम्स बताया जाता है आपको, इन्हीं सबको बताना है। यदि पूछा जाए कि भाई विटामिन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, विटामिन की बात की जाए, तो हमको बताना है विटामिन के क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक, विटामिन पूछा जाता है हमको लगाना के, और एंजाइम्स पूछा जाता है हमको बताना है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, रेजिन, इस सबको आपको बताना है। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पास, मैंने यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन तो बता दिया है, क्या होगा यहाँ पास रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पास पहला ऑप्शन के कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ, कुछ फैक्ट आपको एक्स्ट्रा। पहला तो आपको बता चुका हूँ कि मैं जो राइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, राइट ब्लड सेल्स या फिर राइट ब्लड कॉर्पस, इसका फुल फॉर्म डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बता चुका हूँ यहाँ पास, वाइट ब्लड कॉर्पस होता करके। आरबीसी का जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो बताना है हमको। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात पूछा जाता है हमको बताना है, ये 2 से 4 दिन तक होता है ये। ठीक, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का इसको जो है ये हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा का काम करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा का काम करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर होता है कैसा होता है, लाल दिखाई देता है। ठीक, इन सभी फैक्ट को आपको यहाँ पास ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास उपकला ऊतक का कार्य क्या है। ठीक है, अच्छा इस उपकलक से याद आया कि उपकला ऊतक जो है ये पादा में पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है ये किस में चला जाएगा, संवहन में चला जाएगा, क्योंकि उपकला ऊतक का जो मेन कार्य होता है, बेसिक कार्य होता है, वो कहता है संवहन का। संवहन का मतलब है खनिज लवण से संबंधित हो सकता है, या जल के परिवहन से संबंधित हो सकता है। ठीक, मतलब कह सकते हैं सीधा इसका ऑप्शन हमको लेना है सिर्फ संवहन, बस ऐसा हम मान के चलेंगे। यहाँ पास हमसे ये तो पूछा नहीं गया डिटेल में कि वह भोज्य पदार्थ से संबंधित है या फिर खनिज लवण से संबंधित करके। ठीक है, संवहन सिर्फ ऑप्शन में दिया है, हम यहीं पास लगाएंगे कि इसका संवहन। ठीक है, इस चीज़ हमारे यहाँ पास क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। पादप के किस भाग में सक्रिय कोशिका विभाजन होता है। अब जब भी कोशिका विभाजन की बात आती है तो कोशिका विभाजन के लिए सिर्फ एक ही हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा, तो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, यही पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इस चीज़ को आपको कॉपी में नोट्स कर लेंगे पूरा इसको। ठीक, साइटोकाइनिन हार्मोन ये जो है पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब ऑप्शन के यहाँ पास लेकर चलते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग कि भाई पादप के किस भाग में सक्रिय कोशिका विभाजन होता है, तो हमको बताएंगे यहाँ पास जड़, तना, पत्ती। तो यहाँ पास जो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पास दिया हुआ है, इसमें जड़ और तने के शीर्ष में, यही ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है। यदि हम इस सिर्फ उपास्थि बस को यहाँ पास लेके चलें,
सिर्फ उपास्थि इस वर्ड को लेकर चलें तो उपास्थि का मतलब होता है कि इसमें जो है हड्डियाँ नहीं पाई जाती, सिर्फ एक मांसल संरचना होती है इसमें। जैसे हमारे की नोज का भाग हो गया, ठीक है, ईयर का भाग हो गया, कान का भाग हो गया, ये सभी क्या है एक उपास्थि पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा किसमें चला जाएगा, यहाँ पास ऑप्शन नंबर किसमें चला जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पास पूछा क्या, इसमें नहीं पूछा है ना, तो एक सेकेंड, यहाँ पास इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा किसमें चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पास चला जाएगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पास, वृक्क की बात हो रही है, ठीक, वृक्क यहाँ पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपास्थि नहीं है ऐसा पूछा गया तो हमको लगाएंगे यहाँ पास वृक्क लगाएंगे, क्योंकि भाई नाक भी क्या होता है एक प्रकार का उपास्थि वाला पार्ट्स है, कान भी क्या है एक प्रकार का उपास्थि वाला पार्ट्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पास ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करती है, मतलब ग्लैंड्स का निर्माण करती है, टिश्यू की बात यहाँ पास पूछा गया है कि कौन सा टिश्यू जो है वो ग्लैंड्स का निर्माण करती है। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन दो राइट ऑप्शन होगा, किसमें चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक। उपकला ऊतक क्या करता है, एक ग्रंथि का निर्माण करता है, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला इसमें दिया है खनिज लवण किसका अवशोषण करता है, ठीक है। खनिज लवण जो है ये किसका अवशोषण करता है, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ऑप्शन क्या दिए इसमें, जड़ द्वारा, तन द्वारा या फिर पत्तियों द्वारा, ठीक है। जड़ों द्वारा, तनों द्वारा या फिर पत्तियों द्वारा। राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा जड़ों द्वारा खनिज लवण क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला इसमें मानव में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मिश्रित ग्रंथि की बात यहाँ पास पूछी गई है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि है और किसमें भी पूछा गया है कि मानव में, ठीक है। तो हम यहाँ पास लगाएंगे अग्नाशय, किसमें चला जाएगा, ऑप्शन यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा अग्नाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें अग्नाशय की हम बात करें तो यहाँ पास क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पास थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पास कि हमसे भाई ये पूछा जाता है कि भाई इंसुलिन ये जो हार्मोन्स होता है ये कौन से ग्रंथि से स्रावित होता है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पास अग्नाशय स्रावित होता है, क्योंकि अग्नाशय में क्या होता है जो लैंगरहंस की द्वीप समूह होते हैं उनमें से तीन कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है डेल्टा, ठीक है। तो बीटा कोशिकाएं होती है, इसी में क्या पाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन इसमें स्रावित होता है, ठीक। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक बात और बता दूँ यहाँ पर कि जो अग्नाशय होता है इसको मिश्र ग्रंथि इस नाम से कहा जाता है क्योंकि यह जो है हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, ठीक है। इसको आपको कॉपी में नोट करते चल जाना है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे शीर्षों ऑनलाइन क्लास, और अपने प्यार भरे कमेंट्स जो हैं जरूर मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वेलकम।